उसके बाद से उम्मीद तो ये की जा रही थी कि दरअसल जो कुछ भी केजरीवाल के साथ हुआ, जो कुछ भी कोर्ट ने उनके बारे में फैसला किया, उस पर समूचे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को ऐसे वक्त पे थोड़ा सा चुप रहना चाहिए था। लेकिन बजाय चुप होने के उन्होंने सीधे कह दिया कि विपक्ष को नुकसान हो रहा है और एक बहुत बड़ा अवसर जो विपक्ष के पास है, अभी भी है, और उससे वो नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। उस वक्त अरविंद केजरीवाल देश में एक नई रोशनी की तरीके से आए थे और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उस वक्त देश में हर जगह, हर कोने में अरविंद केजरीवाल को लेके एक बड़ी उम्मीद से लोग देख रहे थे। और आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो देश के अंदर अगर किसी एक नेता में लोगों को उम्मीद दिखाई पड़ रही है तो वह है राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि राहुल गांधी इसलिए आज लोकप्रिय हो रहे हैं, उनको विपक्ष में एक बड़े आकर्षण के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष के मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो राहुल गांधी से सीखें। क्या केजरीवाल और कांग्रेस खुद ही पीएम मोदी का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं? जिस दिन केजरीवाल को कोर्ट से क्लीन चिट मिली, उस दिन बीजेपी को घेरने के बजाय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही क्यों भिड़ गए? दरअसल कल तक जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, आज वो एक दूसरे पर हमला करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल कोर्ट से बरी हुए और रो पड़े तो कांग्रेस ने इसे फिक्स्ड मैच बता दिया और राहुल गांधी की बहादुरी की दुहाई दे दी। जवाब में केजरीवाल ने भी आओ देखा ना ताओ और सीधे गांधी परिवार पर हमला बोल दिया। पूछा कि वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या जेल गए हैं? सवाल यह है कि जब मोदी सरकार पर हमला करना था तब ये दोनों दल एक दूसरे का पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हैं? क्या ये राजनीति का असली खेल है या सिर्फ गद्दी के लिए वोट बैंक की जंग है? और दोनों दलों को क्या सीखने की जरूरत है? तो चलिए यही पूरा खेल समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। तो आशुतोष सर, कांग्रेस को एक हिसाब से चुप रहना चाहिए था या सवाल करना चाहिए तो बीजेपी से, ये केजरीवाल से, और केजरीवाल कांग्रेस से क्यों लड़ गए एकदम से? क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए अंकुर, ये जो जिस तरीके से केजरीवाल एक तरीके से बरी हुए हैं और दोष मुक्त हुए हैं, उसके बाद से उम्मीद तो ये की जा रही थी कि दरअसल जो कुछ भी केजरीवाल के साथ हुआ, जो कुछ भी कोर्ट ने उनके बारे में फैसला किया, उस पर समूचे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और इसको एक जिसे कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर पेश करना चाहिए और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से लगातार आप देखिए किस तरीके से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और विपक्षी नेताओं को लगातार न केवल निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है और उनके साथ एक तरीके का एक जिसे कहते हैं अन्याय हो रहा है। तो ये क्लासिक केस था जिसमें मामला अदालत में मुकदमे तक भी नहीं पहुंचा, बल्कि मुकदमे के पहले जिसे कहते हैं ना प्री ट्रायल स्टेज में ही, प्री ट्रायल स्टेज का मतलब यह था कि चार्जेस भी फ्रेम होने लायक इस मामले को अदालत ने नहीं समझा और केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ उन्होंने विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। तो ये आदर्श केस है जिसमें विपक्ष, समूचा विपक्ष जो है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ जनता की अदालत में जा सकते थे और कह सकते थे कि देखिए किस तरीके से विपक्ष को फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है और ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये एक आतताई सरकार है। लेकिन बजाय इसके देखने में आ रहा कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रही है। और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को ऐसे वक्त पे थोड़ा सा चुप रहना चाहिए था, लेकिन बजाय चुप होने के उन्होंने सीधे कह दिया कि एक तरीके से नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई मैच फिक्सिंग हुई है और उस मैच फिक्सिंग का असर यह कि केजरीवाल बाइज्जत बरी हो गए हैं ताकि पंजाब के अंदर वो इसका फायदा उठा सके और गुजरात और गोवा में वो भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए बड़ा कारण बने। क्योंकि दोनों जगह जहां हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल है, गोवा में भी कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और दोनों जगह पे लंबे समय से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर साथ साथ आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर एक दूसरे से लड़ते रहें तो उससे भारतीय जनता पार्टी के जीत का मार्ग बहुत आसानी से प्रशस्त हो जाता है। तो एक तो ये कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के अंदर सोच का अभाव है और वो तात्कालिक लाभ के लिए जो दीर्घकालिक फायदा हो सकता था
उसको वो अनदेखी करते हुए चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर अगर उनके साथ खड़े होंगे तो पंजाब के अंदर फिर कैसे वहां की जो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है उसका कैसे विरोध करेंगे। तो वो पंजाब की दृष्टि से सोच रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रही है कि अगर वो कांग्रेस की आलोचना नहीं करेंगे तो वैसे में वो पंजाब के अंदर कैसे वो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करेंगे और कैसे उनका विरोध करेंगे। तो ये जो तात्कालिक लाभ की दृष्टि से जो फैसले किए गए हैं मुझे लगता है उससे बहुत विपक्ष को नुकसान हो रहा है और एक बहुत बड़ा अवसर जो विपक्ष के पास है अभी भी है और उससे वो नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके, तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल करके वो विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही मुझे लगता है कि संकुचित विचारों के साथ काम कर रहे हैं। सोच उनकी बहुत तात्कालिक है जिसकी वजह से एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ में आया हुआ है जिसको वो कहीं गंवा ना दे। आशुतोष सर, जो कांग्रेस कह रही है वही कुछ आम लोग भी यही बात कह रहे हैं। मैच फिक्सिंग उनका वर्ड नहीं है, वो उनका यह है कि राहुल गांधी एकदम से ऊपर आ रहे थे, लगातार राहुल गांधी हो रहा था, तो उन्होंने कहा केजरीवाल को बीजेपी ने ही कहा है कि नहीं इन्हें थोड़ा फ्री करा जाए। तो आपको नहीं लगता कि मैच फिक्सिंग का कोई 1% भी कुछ आशंका? देखिए अंकुर, अब अदालत का फैसला है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर किसी तरीके की टिप्पणी करना ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब आप ये कहेंगे तो उसका अर्थ ही निकलता है कि कहीं ना कहीं अदालत के ऊपर सरकार ने दबाव डाला और फिर अदालत ने जो फैसला दिया वो दरअसल सरकार और राजनीति से प्रभावित होकर फैसला दिया। हाँ, ये तो कही जा सकती है कि जिस तरीके का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई ने कोई गवाह पेश नहीं किया, किसी तरीके का कोई क्रेडिबल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया, तो उससे ये बात हो सकती है कि दरअसल जो सीबीआई थी उसने ही केस को इतना कमजोर कर दिया कि अदालत के पास कोई रास्ता नहीं था इस पूरे मसले पे अरविंद केजरीवाल को प्री ट्रायल स्टेज पर ही उनको क्लीन चिट देने का। तो लेकिन ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, किसी के पास किसी तरीके का कोई जवाब नहीं, किसी के पास किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है और हम लोग पत्रकार लोग हैं, जब तक हमारे पास किसी तरीके का कोई सबूत नहीं आता है तब तक हम कैसे उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, इस बारे में कोई बात कह सकते हैं। ये मैंने कहा कि जब तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के आधार पर पत्रकार कोई बात कह नहीं सकता, हमारे पास अगर सबूत होगा तो जरूर उसको मजबूती के साथ कहेंगे। तो आशुतोष सर, अब वो केस छोड़ देते हैं कि हाँ मैच फिक्सिंग वाली बात, अब राहुल गांधी और केजरीवाल पे आ जाते हैं। कांग्रेस इस पे भी हमलावर है कि एक केस में आप रोक पड़े कल मीडिया के सामने, और राहुल गांधी का फोटो बनाया जा रहा 32 केस और खुशी एकदम दिखाते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये योद्धा हैं और ये रोने वाले हैं। तो इस पे क्या कहेंगे सर? दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले करने की कोशिश करें, दोनों एक के नहले पर दूसरा दहला मारने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने की कोशिश करें, जो दंगल की भाषा में अगर हम बात करें तो। लेकिन हकीकत क्या है कि दरअसल दोनों के पास मुझे लगता है दृष्टि का अभाव है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को यह सोचना चाहिए कि इस वक्त उनकी दीर्घकालीन दृष्टि में उनका असली शत्रु कौन है, उनका असली प्रतिद्वंदी कौन है। और अगर आज की तारीख में अगर वो आपस में लड़ने में वक्त जाया करेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में जाया करेंगे, एक दूसरे की खाल निचोड़ने में अगर वक्त जाया करेंगे या अपनी ऊर्जा या शक्ति का ह्रास करेंगे, तो फिर जो असली उनका जो प्रतिद्वंदी है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी भी परेशान है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी भी परेशान है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता भी गई, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को 5 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, तो उससे अगर निपटना उनकी प्रायोरिटी हो तो शायद ज्यादा बेहतर राजनीति होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि तात्कालिक लाभ के लिए वो दीर्घकालिक दृष्टि को एक तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को एक बात जरूर समझनी चाहिए कि 2012-13 के बाद से जब आम आदमी पार्टी का आविर्भाव हुआ था और 2013 में जब उनको दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का मौका मिला था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको बाहर से मिला था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन लिया था। इसके साथ साथ अगर आप देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। अब इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं उठा पाए तो अलग तरीके की बात होगी। गठबंधन के फौरन बाद विधानसभा का चुनाव हुआ जहां दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले करते हुए दिखाई पड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए दिखाई पड़े। तो राजनीति के अंदर इस तरीके से जो तात्कालिक लाभ की दृष्टि से उठाए गए कदम कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल देश में एक नई रोशनी की तरीके से आए थे। अरविंद केजरीवाल के रूप में देश एक नया सपना देख रहा था। लोगों को यह लग रहा था कि एक ऐसा नेता आया हुआ है जो हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकता है, एक ऐसा नेता आया है जो हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है।
और उस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर आकर्षण, झाड़ू को लेकर आकर्षण, आम आदमी पार्टी को लेकर आकर्षण सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं था, बल्कि यह आकर्षण कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उस वक्त देश में हर जगह, हर कोने में अरविंद केजरीवाल को लेके एक बड़ी उम्मीद से लोग देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती चली गई, जैसे वो मुख्यमंत्री बने और जब उनके पास 67 सीटें मिली 2015 में, उसके बाद से जिस तरीके से उनका रुख बदला है, और ये वो वक्त था जब जितने सर्वे आ रहे थे उसमें अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से आगे दिखाई पड़ रहे थे। लोग राहुल गांधी को पप्पू की तरीके से देख रहे थे। राहुल गांधी में लोगों को उम्मीद नहीं दिख रही थी। लोगों को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगी या कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देगी और एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन हुआ उसके बीच उल्टा। आप देखिए कि 2019 के बाद से माहौल ऐसा बना जिसमें अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगातार कम होती गई, उनका आभा मंडल कम होता गया, आम आदमी पार्टी को जिस नजर से देखा जा रहा तो लगातार कम होता गया, और राहुल गांधी के प्रति लोगों के अंदर आकर्षण बढ़ता गया। और जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके जो राहुल गांधी की छवि को ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी, उस छवि को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो देश के अंदर अगर किसी एक नेता में लोगों को उम्मीद दिखाई पड़ रही है तो वह है राहुल गांधी। ये जो राहुल गांधी को लेकर जो मेटामॉर्फोसिस हुई है, जो बदलाव देखने को मिला है, जहां बिल्कुल पप्पू से एक उम्मीद की जो का जो दौर उन्होंने कवर किया है, वहीं अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद से एक शून्यता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो बदलाव है इसको अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि राहुल गांधी इसलिए आज लोकप्रिय हो रहे हैं, उनको विपक्ष में एक बड़े आकर्षण के तौर पर देखा जा रहा है, विपक्ष के एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर देखा जा रहा, नरेंद्र मोदी के सामने एक ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जा रहा है, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा। तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो देश के हित में है, और वो मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार परेशान कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरीके से उन्होंने सेकुलरिज्म के सवाल को खड़ा किया, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने संविधान बचाने का सवाल खड़ा किया, जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बात उन्होंने की, और जब सीज फायर हुआ उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल खड़े किए, नरेंद्र सरेंडर का नारा उन्होंने दिया, नरवणे की किताब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रवाद है उसमें जिस तरीके से सुई चुभोने का काम किया, और अब जिस तरीके से जो अमेरिका के साथ जो डील है उस पर जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एप्स्टीन पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो लोगों को लग रहा है कि जो मुद्दे वाकई में विपक्ष को उठाने चाहिए थे वो मुद्दे वो उठा रहा है, और इस वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी उम्मीद हो गए, बहुत सारे वो लोग जो राहुल गांधी से नाउम्मीद हो गए थे वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, जबकि केजरीवाल आज से 12 साल पहले एक बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर उभरे थे, बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर उभरे थे। तो जब आप पूरे देश के लिए एक उम्मीद थे, वहां से आप चाहते तो इस देश की राजनीति को बदल सकते थे, लेकिन चूंकि आपने जो मुद्दे देश के लिए जरूरी थे वो मुद्दे उठाना बंद कर दिया, आपने अपनी संक्षिप्त राजनीति के लिए, अपनी संकुचित सोच के लिए, आपने वो जो उम्मीद थी, जो आशा थी, उसको आपने एक तरीके से किनारे कर दिया। तो लोगों का सहज स्वाभाविक आकर्षण केजरीवाल को छोड़कर केजरीवाल को छोड़कर राहुल गांधी की तरफ गया। मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो राहुल गांधी से सीखें, राहुल गांधी की तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना शुरू करें, और एक कड़क तरीके से उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करें। देखिए 5 महीने वो जेल में रह चुके हैं, अब इससे ज्यादा कोई सरकार उनके खिलाफ अन्याय कर नहीं सकती है। मैं मानता हूं कि उनको जेल भेजना एक अन्यायपूर्ण काम था, लेकिन अपनी खोई हुई आभा को पाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं राहुल गांधी से अगर प्रेरणा लेनी पड़े, अगर कोई सबक सीखना पड़े, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, और कहीं से भी अगर कोई किसी को प्रेरणा मिले, उससे देश का भला हो, उससे उनकी अपनी राजनीति का भला हो, उनकी एक अखिल भारतीय दृष्टि और छवि दोबारा से उभर के सामने आए, तो इससे उनको फायदा होगा। लेकिन अगर वो जैसे कल उन्होंने कहा कि भाई रावत वाड्रा जेल नहीं गए, सोनिया जी जेल नहीं गई, राहुल गांधी जेल नहीं गए, मुझे लगता है ऐसे वक्तव्यों से उनको बचना चाहिए। वो देश के बड़े नेता हैं, और इस तरीके से जब हमला करते हैं तो दरअसल वो विपक्षी एकता को कमजोर करते हैं। ये मजबूरी मैं समझ सकता हूं कि पंजाब में आपको कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है, ये मजबूरी हो सकती है, लेकिन
इस मजबूरी को भी आप एक मर्यादित तरीके से लड़ाई में तब्दील कर सकते हैं। आशुतोष सर, आपको लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की राजनीति के मार्ग पर चलना शुरू किया, जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व भी कहा गया, और ज्यादातर वही काम करे, वैसे ही मुद्दे उठाए? बाकी कुछ मुद्दे ऐसे थे जो विपक्ष ने, यानी कि राहुल गांधी ने विपक्ष का किरदार निभाया, उन्होंने उठाया और केजरीवाल ने नहीं उठाया। वो सबसे बड़ी इनकी गलती थी, बीजेपी की राजनीति को कॉपी करना। और राहुल को इसलिए फायदा हुआ, शुरुआत में नुकसान दिख रहा था कि केजरीवाल आगे जा रहा, जो आप कह रहे थे। देखिए, इस पर तो लगभग कई घंटे का भाषण हो सकता है, लेकिन मैं एक ही बात संक्षेप में कहूंगा, वो ये कि कहीं ना कहीं जो एक सोच का अभाव होता है, जो 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 राहुल गांधी के तुरंत अंदर मिले। अब निकल के सामने आ रहा है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं, हमारी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है, विचारधारा तो से। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति किस गहराई में जाके सोच रहा। जबकि अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश, उनकी जो पूरी दृष्टि है, वो किसी तरीके से चुनाव जीतने की है। जब आप चुनाव जीतने की दृष्टि से अगर काम करने लगते हैं, तो तात्कालिक नफे नुकसान में आप बात करते हैं, और उस तात्कालिक नफे नुकसान का नतीजा ये होता है कि आप जो है वो अपने जो दीर्घकालीन जो आपका लक्ष्य है उससे दूर भटकते चले जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से एक जमाने में वो भारत के लिए, देश के लिए एक बड़ी उम्मीद थे, और आज वहां से वहां पहुंच गए जहां लोगों को लगने लगा कि अरे अरविंद केजरीवाल भी तो बाकी नेताओं जैसे ही हैं, या बाकी नेता जैसे हो गए हैं। तो जो एक जिसे कहते हैं ना, एक डिफरेंशिएटर था, जो उनको उनको राजनेताओं की भीड़ में बिल्कुल अलग कर देता था, जो लोगों के अंदर उम्मीद जगाता था। जब आप बाकी जैसे हो जाएंगे, तो फिर लोग आपको बाकी जैसा ही ट्रीट करेंगे। और जो उनकी हार हुई है 2025 के विधानसभा चुनाव में, उसका एक बड़ा कारण यही था कि लोगों ने लगा कि यार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक ही जैसे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जबकि जब 2013 में इनको सबसे ज्यादा जब सीटें मिली थी, 2015 में जब इनको 67 सीटें मिली, 2020 में जब इनको 62 सीटें मिली, उस वक्त लोग इनको एक अलग पार्टी के तौर पर देखते थे, एक क्रूसेडर के तौर पर देखते थे, एक की जो भ्रष्टाचार मिटाने वाले एक नायक के तौर पर देखते थे। जब वो नायकत्व खत्म हो गया लोगों की नजर में, तब अरविंद केजरीवाल की ढलान बहुत स्वाभाविक थी, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं रही। और राहुल गांधी पप्पू से आज एक उम्मीद की तरफ आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो स्फूर्ति दिखाई है, वो ऊर्जा दिखाई है। और वो इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जो देश को इस वक्त मुद्दे चुभ रहे हैं, जो तकलीफ दे रहे हैं, और सरकार को लगातार ऑन टोज रख रहे हैं, वो कारण है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कोई कोई बहुत अचानक कोई चमत्कारी व्यक्तित्व में तब्दील हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज भी उनके बोलने की कला पे लोगों को संदेह है, आज भी उनकी राजनीतिक रणनीति पे लोगों को संदेह होता है। लेकिन जो चीज उनको भीड़ से अलग कर रही है, वो ये है कि बिना किसी खौफ के, बेखौफ होकर वो सरकार पे हमले कर रहे हैं, और वो मुद्दे उठा रहे हैं जो विपक्ष के नेता को उठाना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों पर को उठाना भूल गए हैं पूरी तरीके से। उन्हें अपनी स्मृति को नए सिरे से खंगालना होगा, और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बहुत मुस्तैदी के साथ, जबरदस्त तरीके से उस पर इंटरवीन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे, तो फिर वो एक सामान्य पार्टी के तरीके से खत्म हो जाएंगे, और सामान्य पार्टी ही या सामान्य नेता बन के रह जाएंगे। बिल्कुल, तो यानी केजरीवाल को शॉर्टकट राजनीति जो कि वो कर रहे हैं, उससे निकलने की जरूरत है। जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि राहुल से सीखने की जरूरत है। वो लंबी रेस के घोड़े कह सकते हैं उनको। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में सुधार किया। जो एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल तब होए। तो अब वो फल तुरंत चाहते हैं केजरीवाल। राहुल गांधी लगातार उसमें सिंचाई कर रहे हैं पेड़ में। ये अंतर है जो आशुतोष जी के अनुसार कि केजरीवाल को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष कब एकजुट होता है, राहुल गांधी केजरीवाल कब एक गठबंधन में आके एक गठबंधन के लगते हैं, जब होगा, जब भी आपके सामने आएंगे, संकेत मिलते हैं तब भी आपके सामने आएंगे। जो भी होगा हम आपके सामने सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.